प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपना परिचय तेजपाल जी, सहायक अध्यापक एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। विषय सामान्य विज्ञान, कक्षा 10 का पाठ 2 संघवाद। क्योंकि आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरा विश्व, देश प्रदेश ग्रसित है, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं आपके लिए इनकी व्यवस्था की गई है। इसका आप लाभ उठाएं और घर पर रहकर ही आप अध्ययन करें। हमारा प्रयास है कि अधिकतम छात्र इसका लाभ उठाएं। पहले समझते ही संघवाद। संघवाद क्या है? जब दो या अधिक सरकारें अपने अपने स्तर पर शासन करती हैं, कभी कभी तीसरी सरकार भी उसमें नीचे हो जाती है पंचायत स्तर की, उसे हम संघवाद कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है सत्ता की साझेदारी। संघवाद में क्या होता है? जिस तरह हमारा देश है भारतवर्ष, इसमें एक हमारी केंद्र सरकार हो गई। केंद्र सरकार के अधीन अनेक हमारे प्रांतीय सरकार, राज्य हो गई। तीसरी पंचायत स्तर या शहरों में स्थानीय स्वशासन सरकार। बेल्जियम के संविधान में बदलाव करके केंद्र सरकार की शक्ति में कमी की गई और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए, जिसे केंद्र सरकार को अपील मिल सकती थी। लेकिन सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए गए। अब इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली अपनाई। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सचेतों में संघीय शासन की स्थापना हो। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर वाली सरकार या 2 स्तर से अधिक भी सरकार काम करती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जो केंद्र सरकार होती है हमारी, उसके जिम्मे हमेशा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, राष्ट्रीय महत्व के मामले, वो सब उसके अधीन होते हैं। और दूसरी ओर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। दुनिया के 193 देशों में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन इन देशों की आबादी पूरी विश्व की जनसंख्या का 40% है। संघीय शासन व्यवस्था एकदम एकात्मक शासन व्यवस्था से उल्टी है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का केवल एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकते हैं, लेकिन संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं और दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। यानी यदि कोई कार्य प्रदेश में हो रहा है, प्रदेश सरकार ये नहीं कह सकेगी कि ये केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि अधिकार क्षेत्र संविधान में अलग अलग वर्णित है। हमारे देश में वर्तमान 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। पीछे सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तन किया है। इसकी संख्याएं अब 2005 मार्च 2020 के बाद परिवर्तित हो गई है। संघीय शासन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, 2 या अधिक स्तर वाली सरकार, यानी कि एक तो आपकी केंद्र सरकार होती है जो केंद्र में कार्य करती है, दूसरी आपकी राज्य स्तर वाली सरकार, या ये कह लीजिए 2 से अधिक यानी तीसरी पंचायत स्तर की सरकार हो सकती है। दूसरा, एक ही नागरिक समूह पर शासन, विभिन्न सरकारें होंगी, प्रांतीय
सरकार भी होगी, केंद्र सरकार भी होगी, लेकिन जो नागरिक समूह है उसमें एक ही नागरिक समूह पर उन सबका शासन होता है। यानी एक ही नागरिक समूह पर सभी सरकारें शासन करती हैं। अब जो संविधान में अधिकार क्षेत्र की बात है, अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग स्पष्ट रूप से वर्णित है। यदि कोई उनमें विवाद की स्थिति होती है तो उनके लिए हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसमें उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय हैं, वहाँ पर जाकर के अपने अधिकारों के हनन की वो बात रख के जो भी निर्णय न्यायालय से होता है वो सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है। यदि संविधान में बदलाव की कोई आवश्यकता होती है तो इसमें दोनों सरकार की आवश्यकता होती है। कैसे? जो हमारी कभी कभी हमारे राज्य के गठन की स्थिति आती है, विभिन्न राज्य का गठन होता है, नए नए राज्य बनते हैं या संशासित प्रदेशों की संख्या में परिवर्तन होता है किसी भी आधार पर, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार यानी कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से 2/3 बहुमत जो संख्या का होता है, उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत प्लस जितनी हमारी विधानसभाएं हैं, सपोज करो 29 विधानसभाएं हैं, तो आधे से अधिक 14.5 यानी 15 विधानसभाओं से वो प्रस्ताव पारित हो तो वो सर्वसम्मति से सहमति के आधार पर पारित माना जाता है। यह आपको बताया है कि विवाद की स्थिति में यदि कोई अधिकार क्षेत्र का कोई विवाद है, जल विवाद है, सीमा विवाद है, तो उसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसका निर्णय सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है। महत्वपूर्ण चीज है कि वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता करता है कि कोई भी सरकार बिना रेवेन्यू, बिना राजस्व के कोई कार्य नहीं कर सकती। तो राजस्व के लिए अलग अलग इनके सोर्स ऑफ इनकम से हम स्रोत बोलते हैं वो हैं। जैसे मान लीजिए आयकर है, आयकर आपका केंद्र सरकार के अधीन आता है। सपोज करो बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, मालगुजारी है, राजस्व है, ये भूमि संबंधी लगान, ये हमारे राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इसलिए आय के स्रोत दोनों सरकारों के अलग अलग होते हैं और देश की एकता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यानी कि ये संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं, जिसमें देश की एकता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय भावना का सम्मान होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार न देकर एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के लोग रहते हैं, क्षेत्रीय जनता का भी सम्मान उसमें किया जाता है। अब बात आती है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था क्या है? भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, स्वतंत्रता के बाद अनेक जो रजवाड़े थे हमारे स्वतंत्र रजवाड़े, वो भारत में विलीन हो गए और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। यानी कि संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, एक संघ सरकार या केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। लेकिन बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा रूप भी जोड़ा गया। संघीय शासन की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। 3 प्रकार की सूचियां होती है। नंबर 1 संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी कि सुरक्षा संबंधी मामले, विदेशी मामले, क्योंकि हमें अनेक देशों से व्यापारिक समझौते हैं,
सहयोग की भावना है, कुछ जलवायु परिवर्तन मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हो सकते हैं। तो विदेशी मामले, बैंकिंग, जो बैंकिंग व्यवस्था हमारे LIC है, विभिन्न बैंक है, संचार, टेलीकम्युनिकेशन, मुद्रा निर्गमन का कार्य, मुद्रा संबंधी नियंत्रण कार्य और राष्ट्रीय महत्व के जितने मामले हैं उसे हमेशा केंद्र सरकार उसकी निगरानी करती है, उसे संचालित करती है। और संघ सूची में जितने भी मामले हैं इनमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है। इसमें कोई भी राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नंबर 2 पर आते हैं हमारी राज्य सूची। जो हमारी प्रांतीय सरकारें हैं उसकी राज्य सूची में क्या क्या विषय आते हैं, क्या क्या मामले आते हैं, जिसे वो देख रेख करती है, जिससे जनता सुरक्षित रह सके, जनता के अधिकार सुरक्षित रह सके, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए पुलिस, आपने देखा होगा अलग अलग प्रांत में अपनी पुलिस होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है, बिहार पुलिस है, कर्नाटक में कर्नाटक पुलिस है, हरियाणा में हरियाणा पुलिस है, पंजाब में पंजाब पुलिस है। ये स्टेट की होती है, राज्यों में। एक व्यापार कर जो होता है बिक्री करी बोलते हैं, ट्रेड टैक्स, ये इसके अधीन आता है। वाणिज्य यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी, कृषि, हमारे प्रदेश में आपको पता भी होगा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है, जैसे रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक उत्पादन संबंधी गतिविधियां, विभिन्न रिसर्च कराता है। तो ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश अलग से होता है विभाग। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से परिवहन व्यवस्था भी हो सकती है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती है, जैसा आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं, बिहार में बिहार प्रदेश की निगम बसें हैं, उत्तराखंड में अलग हैं। तो इस प्रकार से राज्यों की अलग परिवहन व्यवस्था बसें होती है। और एक होता है, अच्छा, इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्यों को होता है। राज्य के अलावा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये स्वतंत्र होते हैं। तीसरी सूची होती है हमारी समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती का मतलब कॉमन एक तरह से। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा में हमारे केंद्र सरकार में के अधीन भी है, राज्य सरकार के अधीन भी। वन है, विवाह है, गोद लेना, उत्तराधिकार, इस तरह के कानून है जिसमें कोई भी बना सकती है। लेकिन यदि विवाद की स्थिति है तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होती है विवाद की स्थिति में। यानी कि बना दूसरी सकती है, लेकिन केवल और केवल उसमें जो प्रभावशाली कोई बात कही जाए तो जो केंद्र सरकार होती है विवाद की स्थिति में जो कानून बनाएगी वो सर्वमान्य होता है। अब आती है बात हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वे छोटे आकार के क्षेत्र, उनका आकार एक सीमित होता है, इतना बड़ा आकार उनका नहीं होता, जो अपने आकार चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें किसी प्रांत में मिलाया भी नहीं जा सकता, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार हालांकि प्राप्त नहीं होते। इन क्षेत्रों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाने का प्रावधान है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है। बताया आपको हमारे फिलहाल देश में 29 राज्य हैं और 7 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, राजधानी दिल्ली और पौंडीचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। और सत्यों के बंटवारे संबंध में विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब आती है हमारी भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी केवल 40% भारतीयों द्वारा बोली जाती है, केवल यानी कि 40% भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, और राज्यों की भी अपनी
राजभाषाएं होती हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हिंदी हमारी मातृभाषा है प्रदेश उत्तर प्रदेश की, हिंदी में काम होता है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है, वहाँ पर कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में काम हुआ। इसी प्रकार से पंजाब में अलग भाषा है, उड़ीसा में उड़िया भाषा है। तो इस प्रकार से जो राजभाषा है प्रांत की, वो उसमें कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब आती है हमारी केंद्र राज्य संबंध। जब पहले केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होती थी, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करके और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उन सरकारों को भंग किया है। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार में क्या हुआ कि विभिन्न दल एक साथ मिल गए। विभिन्न दलों के एक साथ आने पर वे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम उन्होंने बनाया। न्यूनतम साझा कार्यक्रम उनकी आपसी सहमति का आधार पर होता था। तो जब क्योंकि क्षेत्रीय दलों का उसके बाद में रुझान बढ़ा लोगों का क्षेत्रीय दलों तक, क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के गठबंधन की सरकार 1990 के बाद में बनाना शुरू किया। क्योंकि क्या करती थी केंद्र सरकार, जब विभिन्न दलों की सरकार प्रांत में होती थी, तो धारा 356 है केंद्र सरकार के पास, उसका प्रयोग करके उन राज्य सरकारों को भंग कर सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद में लगाम लग गई केंद्र सरकार को। क्यों लगी लगाम? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने एक जगह इकट्ठे होकर के न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना करके अपनी गठबंधन सरकार बनाना शुरू कर दी 1990 में। जब से गठबंधन सरकार बनने शुरू हुई, तो जो केंद्र की मनमानी थी, यानी कि जो राज्यों के विशेषाधिकार थे, उनका हनन प्राय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अब आकर के उस अधिकारों पर केंद्र सरकार के लगाम लग गई। लगाम लगनी भी आवश्यक थी, क्योंकि यह संघवाद की भावनाओं के प्रतिकूल था। संघवाद कभी भी अनुमति देता कि आप केंद्र में बैठे हैं, राज्यों के आप अधिकारों का हनन करेंगे, नहीं। अधिकार दोनों के अलग अलग होते हैं। जब 3 सूची आपको बताई गई है कि संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, जब तीनों सूची अलग अलग हो गई, विवादी कोई बात ही नहीं है। यदि विवाद होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, वहां पर जाकर के केंद्र और राज्य अपने अधिकारों की बात कह सकते हैं। और संवर्धित सूची में आपको बताया गया कि कोई विवाद की स्थिति है कानून बनाने में, क्योंकि संवर्धित सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन विवाद होने की स्थिति में जो केंद्र सरकार का कानून होगा, जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी विवाद की स्थिति में, वो सर्वमान्य होता है, उसे निर्णय माना जाता है। अब भारत में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या अर्थ है पहले तो आप ये समझें। विकेंद्रीकरण बोलते हैं कि जैसे हमारे भारत के जो प्रांत है, यूरोप के स्वतंत्र देश, उनसे भी हमारे प्रदेश बड़े बड़े। उदाहरण के लिए यदि आप उदाहरण के लिए देखें, हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से वो रूस से भी बड़ा है। हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से वो रूस से बड़ा है, और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। तो भारत के अनेक राज्य विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता के बांटने की आवश्यकता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो ऐसा सत्ता का विकेंद्रीकरण होते हैं। यानी कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास होगी, केंद्र ने राज्यों को दी, राज्य ने किसको दे दी? स्थानीय स्वशासन को। क्योंकि जो स्थानीय जनता होती है वो अपने स्थान की जहाँ पर निवास करती है, वहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं, पैसा कहाँ पर खर्च किया जाए, जिस तरह हमारी लोकल बॉडी जैसे है। और पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हमारे देश प्रदेश में लागू हो गई है। जिस तरह की यदि हम शहर की बात करें, नंबर 1 पर जो कस्बे होते हैं वहाँ पर होते हैं नगर पंचायत, जिसे टाउन एरिया कमेटी बोलते हैं, नगर पंचायत। दूसरी होती है नगर पंचायत के बाद में नगर पालिका परिषद। और तीसरे स्थान पर जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या होती है, उसे बोलते हैं नगर महापालिका, जिसका अध्यक्ष मेयर होता है।
इसी प्रकार से यदि हम गाँव के पंचायत स्तर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की, वहाँ पर भी 3 होते हैं। 3 कौन कौन सी? सबसे निम्न स्तर की होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जितने भी उस वार्ड में, क्षेत्र में मतदाता होते हैं, मतदाता कौन से? जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, वो मतदाता अपने वार्ड बोलते हैं उसको, उस वार्ड के सभी मतदाता मत देते हैं। एक तो चुनते हैं अपना सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, और साथ साथ चुनाव होता है ग्राम प्रधान, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये तो होगी ग्राम पंचायत स्तर की गई सबसे छोटी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इससे आगे चलकर वो होती है, अभी गठन हुआ पीछे उसका क्षेत्र पंचायत समिति, जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं, प्रखंड भी बोलते हैं उसे ब्लॉक को हिंदी में। तो उसमें क्या होता है, जो बीडीसी मेंबर होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर्स, उसका चुनाव गांव के लोग एक निर्धारित वार्ड, एक सीमा का निर्धारण होता है भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, वो मतदाता बीडीसी मेंबर का चुनाव करते हैं। और तीसरे स्तर की होती है हमारी जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या है? पहले उसके हम उसको बोलते हैं हम जिला परिषद। जिला पंचायत में क्या है कि जिले में विभिन्न वार्ड होते हैं, जनसंख्या का आधार लगभग 50,000 का कराटे शायद सरकार ने रखा है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने हमारी जब से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई है। तो उसमें क्या होगा कि जो जिला पंचायत मेंबर्स होते हैं, जिला पंचायत सदस्य, वो चुने जाते हैं। फिर जिला पंचायत सदस्य मिल करके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये मैं आपको बताऊं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो जिले का प्रथम नागरिक होता है। जिस तरह शहर का प्रथम नागरिक कौन होगा बच्चों? शहर का प्रथम नागरिक होता है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। उसी प्रकार से यदि हम अपने देश की बात करें, देश में हमारे प्रथम नागरिक कौन होगा? देश का प्रथम नागरिक होता है हमारे माननीय राष्ट्रपति होते हैं। इसी प्रकार से जो व्यवस्था केंद्र में है वही राज्य में हो गई। तो राज्य में हमारा प्रथम नागरिक कौन होगा? जिस तरह राष्ट्रपति है वो स्थान प्रदेश में होता है राज्यपाल होगा। तो केंद्र में या भारत का जो प्रथम नागरिक होगा, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रदेश में प्रथम नागरिक राज्यपाल, और जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष, और शहर में कौन होता है? शहर में होता है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। उसी प्रकार गांव में पहुंच जाइए, गांव में जो होता है ग्राम पंचायत में प्रथम नागरिक होता है ग्राम प्रधान, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसकी अनेक समितियां बनाते हैं, जिस तरह शिक्षा समिति बना दी, जो पंचायत घर में होता है वहां पर पंचायत स्तर पर, तो पंचायत कोई भूमि समिति बना दी, शिक्षा समिति बना दी, अनेक समितियां बना करके वो शासन करते हैं। अब गांव के स्तर पर जो मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था है उसे पंचायती राज व्यवस्था, जो आपको पता है त्रिस्तरीय हो चुके हैं। और जो ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्य बीडीसी होते हैं। और आपको बताया कि जो जिला पंचायत होती है वो सबसे उच्च स्तर की जिला स्तर में, उसका जो अध्यक्ष होता है उसको प्रोटोकॉल होता है, उसके प्रोटोकॉल इतना जबरदस्त है क्योंकि जिले का वो प्रथम नागरिक होता है। तो स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है, जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, या नगर निगम है। नगर निगम के चेयरमैन को बोलते हैं मेयर। पंचायत का चुनाव नियमित रूप से 5 वर्ष बाद होते हैं, जिसमें लोग बड़े उत्साह और उमंग से मतदान करते हैं, क्योंकि जो पंचायत स्तर का चुनाव होता है ये मान लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ है, आधार है। प्राथमिक आधार पर ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, हालांकि वो निम्नतम पद है, लेकिन ग्राम पंचायत में प्रथम नागरिक होता है। और संविधान में हमारे महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया गया है। उन्हें एक निर्धारित प्रतिशत का आरक्षण भी दिया गया है। और अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों में पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम स्थानीय स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। अब ये स्थिति हमारे संघवाद में, आप दोबारा फिर रिपीट करें,
संघवाद में क्या होता है कि एक या एक से अधिक इस तरह वाली सरकार होगी, नागरिक समूह ये होगा, एक नागरिक समूह पर विभिन्न स्तर के शासन वाली सरकारें उस पर शासन करती हैं और विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो मान्य होता है। क्षेत्रीय भावनाएं, मान लीजिए कहीं नागालैंड के व्यक्ति है, कोई मणिपुर के हैं या उत्तराखंड के हैं, मान लीजिए किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर क्षेत्रीय भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान भी किया जाता है। क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान अच्छा, कुछ राज्यों को हमारे यहाँ पर विशेष दर्जा भी दिया गया है। तो संघवाद में क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको बताया कि पूरे संसार में 193 देशों में से 25 देशों में संघवाद अपनाया गया है, जिसकी जनसंख्या कुल विश्व का 40% है। ये हमारा संघवाद का अध्याय था बच्चों, इसे हमने आज चर्चा की है। इसे आप घर जाकर के अच्छी तरह पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं, तो इसलिए आप घर पर रह करके कोविड-19 के तहत इससे कोरोना वायरस से बचें और अपनी पूरी लगन और मेहनत से ऑनलाइन जो शिक्षण की व्यवस्था की है उसका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।